हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास नंबर 2, जिसमें यूनिट नंबर 7 में कल हमने किया था कि पेडागोजी क्या होता है, क्रिटिकल पेडागोजी क्या होता है और उसकी नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस कल हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि जो टीचिंग है हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षण का संगठन, यानी कि जो पूरा का पूरा टीचिंग होता है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है। सो ये हिंदी मीडियम का लेक्चर है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो गाइज, आप यहाँ पे 3 लेवल देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। तो टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है मेमोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति स्तर। नंबर 2 होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं बोध का स्तर, और ये नंबर 2 लेवल होता है। और नंबर 3 आता है आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव जो लेवल है ये 3rd नंबर पे आता है और ये सबसे थॉटफुल होता है, यानी कि इस पे सबसे ज़्यादा बच्चा सोचता है। सेकंड पे इसमें भी बच्चा सोचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल पे बच्चा सोचना, चिंतन करना शुरू करता है। और नंबर 1 जो जिसमें है बच्चा सबसे कम सोचता है, सीधा सीधा चीज़ों को रट लेता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये टीचिंग के 3 लेवल है, इनको उठा के बस रट लीजिए। तो ये क्या हो गया, कम थॉटफुल, आपने कुछ नहीं सोचा। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड कर करके समझ रहे हैं तो वो कौन सा लेवल, तो इस तरह से ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रम चलता है। तो ये था एक डायग्राम। अब देखते हैं इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो स्मृति स्तर क्या है। स्मृति स्तर का जो मॉडल है, इस मॉडल को दिया गया था, आप राइटर के नाम जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इस मॉडल को देने वाले थे हर्बर्ट, तो इसलिए इसको हर्बर्टियन मॉडल भी कहा जाता है। सामान्यतः शिक्षण में स्मृति बहुत सहायक होती है। स्मृति से द्वारा व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए, पूर्व में सीखे गए तथ्यों को पुनः स्मरण करके उसका उपयोग करता है। तो रिकॉल, पुनः स्मरण का मतलब क्या होता है, रिकॉल। जैसे आपने किसी का नंबर डायल किया तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है, अगर उस पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाया कि उसको आप रीडायल कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हमें कोई बात याद नहीं आती है तो हम उसको रिकॉल करते रहते हैं अपनी मेमोरी को। तो जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वहाँ पे रिकॉल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। छोटे बच्चों का, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे छात्र अलग अलग जो तथ्य होते हैं उनको रट के याद करते हैं। अधिगम के दौरान जब छात्र किसी तथ्य विचार को कंठस्थ कर लेते हैं और पुनः बिना रुकावट के प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे शिक्षण को हम स्मृति आधारित शिक्षण मानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा याद कर रहा है, याद करने में उसने उस चीज़ को रट लिया, ठीक है, और जब दोबारा उसने उसको लिखा या किसी को बताया तो उसने उसको बता दिया, तो इस तरह का क्या रोट लर्निंग या स्मृति पे आधारित स्तर पे आधारित लर्निंग कहलाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण पर अभ्यास का बहुत महत्व होता है, ठीक है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। तो यहाँ पे जितनी बार आप इस चीज़ को दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो स्मृति का जो स्तर है वहाँ पे किसकी इम्पोर्टेंस है, अभ्यास की। इसीलिए मान लीजिए आपके नोट्स में बहुत सारी, आपको हर लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें किसी को समझानी भी पड़ती हैं। यानी कि जब हम टीचिंग को संगठित करेंगे या लर्निंग को, तो हम तीनों चीज़ों का महत्व है। तो जो चीज़ें आपकी याद करने की हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई थ्योरी याद की हो, तो उस थ्योरी में 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी स्टेजेस को बता रहे हैं या किसी हियरार्की को बता रहे हैं, तो वो आपको रटने हैं सपोज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें विचारों में चिंतन का कोई महत्व नहीं दिया जाता, इस कारण से विचारहीन अथवा महत्वहीन स्तर भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मानने का A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो यहाँ पे आप अपना कोई विचार नहीं लगा रहे हैं, आप यहाँ पे कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो जो ये तरीका है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को रटते जा रहे हैं, तो इसलिए इसको विचारहीन या महत्वहीन भी कहते हैं। इसके सोपान कौन कौन से होते हैं, 4 सोपान है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है नंबर A, जिसमें क्या करते हैं कि किसी अधिगम में किसी भी तथ्य का स्मरण किया जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको रिकॉल, उसको याद किया। स्मरण का मतलब लर्न कर लिया। बिना सीखे तथ्य का स्मरण करना संभव नहीं होता तथा बिना स्मरण के सीखना संभव नहीं है। इसलिए
इस कारण स्मृति स्तर शिक्षा में अधिगम प्रथम सोपान होता है। यानी कि यहाँ पे लर्न करना सबसे पहला सोपान है। जैसे मान लीजिए यही 4 स्तर हैं जो आपको समझने हैं, जो आपको याद करने हैं। तो याद करने के लिए सबसे पहला तरीका तो क्या बताया जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए। याद जब आपने कर लिया तो इसको आप रिकॉल करते रहिए, हर एक सप्ताह बाद इसको एक बार याद करते रहिए। दूसरा स्तर यहाँ पे क्या होता है, धारण का मतलब रिटेशन, और इसको बोलते हैं हम लर्निंग कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, धारण, रिटेशन, अपने अंदर उसको ले लिया, अपने दिमाग तक उसको पहुंचा दिया। जब दिमाग तक पहुंच गया तब उसको हमने तीसरे लेवल पे रिकॉल कर लिया। आज आपको पढ़ाया है, आज आपने इसको अपने दिमाग में सेव कर दिया एक जगह। उसके बाद एक सप्ताह बाद आप इसको रिकॉल करेंगे और ये देखेंगे कि जो मुझे पहले आता, मुझे ये अब आता है या नहीं आता है। और सबसे डीप पार्ट होता है इसका रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन, जिसमें हम पहचान करते हैं कि उन तथ्यों को समझने की कोशिश किए हैं जो पहले हमने धारण किए गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसा है। पहले लर्निंग, दूसरा इरिटेशन, तीसरा रिकॉल, चौथा रिकॉग्निशन। आपने लोगों ने पहले ही कहा था कि मैम कुछ शब्दों को इंग्लिश में लिख दीजिए तो हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब आपकी चीज़ों को, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको इंग्लिश में लिख दिया गया। तो अब आप चाहे इसे हिंदी में याद करें चाहे इंग्लिश में याद करें, लेकिन प्लीज़ इसको याद ज़रूर करना है सभी को। ठीक है, तो सिंपल सा है, लर्निंग, रिटेशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। पहले स्मरण, उसके बाद धारण, पुनः स्मरण और पहचान। तो जिस भी भाषा में चाहें इन 4 स्टेप को आप याद कर लीजिए। इसके स्मृति स्तर पर शिक्षण का कार्य कैसे होता है। स्मृति स्तर के शिक्षा के स्तर को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों में दोहराने एवं पुनरावृत्ति की प्रगति का विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए, रिकॉल करते रहिए। कक्षा में पढ़ाते समय छोटे छोटे तथ्यों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम आपको सबको 10 चैप्टर इकट्ठा कह दें तो आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं 10 चैप्टर को छोटे छोटे यूनिट्स में, थोड़े थोड़े सब यूनिट्स में, थोड़े थोड़े टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। शिक्षण देते समय पाठ्य सामग्री क्रियाओं को क्रियाबद्ध रूप से बारी बारी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप किसी को पढ़ा रहे हो उसे हम क्रम से पढ़ाएंगे। उसके बाद हमें बच्चों को साथ साथ क्रम के पढ़ाते समय भी हम उन्हें समय समय पे मोटिवेट भी करते रहें। स्मृति स्तर की शिक्षण का प्रतिमान। तो स्मृति स्तर का जो मॉडल है, प्रतिमान को मॉडल कहते हैं, इसको हार्वर्ड ने दिया था और इसी मॉडल को हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फोकस पॉइंट होता है, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें ये 5 पद होते हैं। फोकस, संरचना को स्ट्रक्चर बोलते हैं, सामाजिक प्रणाली को सोशल स्ट्रक्चर बोलेंगे, सहायक प्रणाली जो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, और सबसे अंतिम में क्या आता है, मूल्यांकन आता है। तो इनको भी आप याद कर लें कि हार्वर्ड का 5 पद, जिसमें 5 स्टेप हैं, वो उसमें कौन कौन से हैं। तो ये किसका प्रतिमान हो गया, हार्वर्ड का। ठीक है, सेकेंड लेवल आता है हमारा बोध का स्तर, जिसको बोलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है। बोध शिक्षण स्तर से तात्पर्य पढ़ाए गए तथ्यों से संबंधित ज्ञान, विज्ञान, अनुभव एवं कौशल की समझ से लगाया जाता है। अवबोध शिक्षण स्तर में विद्यार्थियों को सामान्य से जटिल सिद्धांतों एवं तथ्यों के बीच संबंधों की जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ये इस तरह का स्तर है जिसमें हम शिक्षार्थी से अपेक्षा करते हैं कि वो चीज़ों को समझने पे सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे समझने का जो संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट है, वो सामान्यीकरण तथा विशेष और सामान्य के मध्य के संबंध को बताता है। जैसे सभी घोड़े होते हैं वो काले होते हैं। ठीक है, तो ये बात कैसी है, सामान्य है। अब मान लीजिए मैं बताऊं कि मेरे पास जो घोड़ा है उसका कलर सफ़ेद है, तो ये कैसा हो गया, विशेष हो गया। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि सामान्य क्या है यहाँ पे, घोड़ा, और कलर क्या है यहाँ पे, विशेषता। तो संप्रत्यय यानी कि इस तरह के कंसेप्ट को समझना है, इसकी समझ विकसित की जाती है बच्चे के अंदर। बोध शिक्षण स्तर का मुख्य बिंदु और उद्देश्य रटनतय क्रिया के स्थान पर विषय वस्तु की पूरी जानकारी एवं निपुणता प्राप्त कराना होता है। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों को रटाने की जगह पे हम उन्हें पूरी जानकारी भी जो है उसमें वो सीख लें और चीज़ों को समझ लें। इस मॉडल का नाम है मॉरिसन मॉडल।
पहले आपने हर्बर्ट मॉडल देखा। देखिए आपको समझना है बहुत कुछ, लेकिन याद बस जो मैं बोल रही हूँ बस याद करना है। क्या, एक तो ये याद करना है आपको, एक आपको ये चार ये याद करने हैं, 5 पॉइंट ये याद करने हैं, एंड ये आपको एक मॉडल याद करना है जो बौद्ध स्तर का जो मॉडल है मॉरिसन ने दिया है। इस मॉडल में मुख्य बिंदु या उद्देश्य होते हैं, फिर उसके बाद संरचना होती है, फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था होती है, सहायक व्यवस्था होती है, और उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें भी 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लें। तो इसमें संरचना में क्या क्या आता है, अन्वेषण आता है, प्रस्तुतिकरण आता है, अनुकूलन आता है, संगठन आता है और वर्णन आता है। देखिए इसको ध्यान रखें कि इस तरह का जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मॉरिसन के मॉडल को सारे ये लिख देंगे, तो इसमें अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन, संगठन ये किसका पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्वेषण को बोलते हैं खोज करना, प्रस्तुतिकरण का मतलब प्रेजेंटेशन, अनुकूलन का मतलब एडॉप्शन, और संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, वर्णन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। सो बौद्ध स्तर क्या जो मुख्य बिंदु या उद्देश्य विषय वस्तु की पूरी जानकारी तथा समझ विकसित करने से होता है। और आप पिछले वाले मॉडल में पढ़े थे, वहाँ पे चीज़ों को स्मृति तक ले जाने से मतलब होता है, यहाँ पे समझाने से मतलब है। सेकेंड है संरचना के अंतर्गत विषय वस्तु का अन्वेषण किया जाता है, तत्पश्चात उसका प्रस्तुतिकरण के लिए साधन का चयन करके अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं, विभिन्न क्रियाओं का संगठन करके वर्णन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण को छात्रों के अनुरूप प्रस्तुतिकरण एवं अनुकूलन हेतु उचित पृष्ठभूमि एवं प्रणाली का निर्माण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे सहायक अवस्था में द्रव्य, शिव्य एवं अन्य पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो सहायक अवस्था क्या है कि मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते समय में आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन एक पीपीटी का यूज करके आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये जो तरीका है यहाँ पे जो हम दृश्य, श्रव्य, जो ऑडियो विजुअल एड्स जिनका यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरा ये कंटेंट है वो कैसा हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, तो ये इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सहायक सामग्री, सहायक अवस्था में हम सहायक चीजों का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अंत में वह शिक्षण का लिखित एवं मौखिक परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें छात्रों की अवबोध क्षमता का पता लगा सके, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या उद्देश्य था, फिर हमने उस वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत किया, किस तरह से हमने उसके अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई, कैसे क्रियाएं की, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के सामाजिक मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनको देखेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण किस तरह से होना चाहिए, फिर सहायक सामग्री क्या होना चाहिए, और फिर सबसे अंत में हम क्या कर लेते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये बौद्ध स्तर हो गया। इसके बाद नंबर 3 आता है चिंतन का स्तर, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। चिंतन का जो स्तर है ये सर्वोच्च स्तर है, हायर लेवल का होता है, और यहाँ पे जो विचारों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इसमें बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी धारणा, विचार, मानवता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क प्रस्तुत करते हुए उनको खोजता है। तो ये जो तरीका है ये पूरी तरह से कैसा होता है, शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। तो इसमें बच्चे को प्रॉब्लम दे देते हैं, उसका सॉल्यूशन उसको खुद सोचने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा खुद से सोचते हुए जब समस्या पे पहुंचता है, समस्या समाधान पे, तो उसको हम चिंतन का स्तर कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन हायर लेवल के जैसे आप लोग हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। चिंतन शिक्षण स्तर के द्वारा कक्षा कक्ष में ऐसा वातावरण का विकास होता है जो अत्यधिक सजीव, सक्रिय, आलोचनात्मक तथा संवेदनशील होता है और नवीनता से मुक्त मौलिक चिंतन का खुला अवसर प्रदान करता है। चिंतन स्तर अंतर्दृष्टि तथा सूझबूझ पे आधारित होता है, ठीक है। इसमें हम इनसाइट जो लर्निंग होता है हमारा, उसका यूज करते हैं। शिक्षक एवं बालक शैक्षिक समस्या से संबंधित विषय वस्तु का गहन चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग होता है। देखिए क्रिटिकल पैडागोजी कल आपने पढ़ा था, तो इसी तरह यहाँ पे गहन का मतलब होता है यहाँ पे बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। चिंतन के आधार पर गुण दोष की परख करते हैं, ठीक है। उसके बाद उपकल्पना बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस हम कब बनाते हैं, पहले हम सोचेंगे, सोचने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये पता करना है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे बारे में चिंतन करेंगे, मेरे
स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद मेरे गुण देखेंगे, मेरे दोष देखेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ या मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाई वो किसके आधार पे बनाई? चिंतन के उपरांत। या कुछ लोग कहते हैं ना, किसी को एक बार में देखेंगे कहेंगे अरे वो आदमी बहुत बेकार है, तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो एकदम से पहली नज़र में तो नहीं। इस तरह की समस्या पे जब हम चिंतन की स्तर की बात करते हैं तो हम हायर लेवल पे चीज़ों को सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब जब कभी कभी आप सही रास्ते का चयन नहीं कर पाते हैं, इस रास्ते चलें या इस रास्ते चलें, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सोचोगे तो उसके हर पक्ष पे सोचते हैं, तो वही एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग होती है। विविध साधनों को एकत्रित करके उसका परीक्षण करते हैं, तदुपरांत सामान्यीकरण करके नवीन सृजनात्मकता पर आधारित तथ्यों के प्रतिपादन के आधार पर अधिगम से निकटता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम अपनी क्रिएटिविटी है इसमें वो सब डाल के फिर ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल सकता है, और इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोहलर ने क्या सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, जिसमें सुल्तान बंदर होता है, वो चिंपांजी होता है, और उसके सामने एक बॉक्स रखे होते हैं, वो बॉक्स पे चढ़ के केले तोड़ लेता है। तो पहले उसके सामने प्रॉब्लम आई कि केले बहुत ऊपर थे, उसके बाद उसके सामने बॉक्स उसको दिख गए, तो उसने सोचा कि इस बॉक्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें, और एक डंडा दिया हुआ था तो डंडा भी 2 पार्ट्स में था, छड़ी जो थी उसको भी उसने जोड़ दिया। तो पहले प्रॉब्लम के बाद उसके दिमाग में सॉल्यूशन आया, और सॉल्यूशन के बाद उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह का जो चिंतन का स्तर होता है वो किस पे आधारित होता है? सूझ पे आधारित होता है। इसका मॉडल था वो दिया था हंट ने इस मॉडल को, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल में बताया गया था कि किस तरह से हम परावर्ती स्तर या जो आपका चिंतन का स्तर है उसमें सोच सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है उद्देश्य। ठीक है, चाहे कोई भी मॉडल रहेगा इसमें सभी के जो पॉइंट्स हैं वो लगभग एक जैसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे संरचना बस कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा कॉन्टेक्स्ट? जैसे हमने 3 मॉडल पढ़े, मैं पीछे थोड़ा जाऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे 3 मॉडल पढ़ने हैं, हमको मेमोरी मॉडल पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग का मॉडल पढ़ना है, और रिफ्लेक्टिव का मॉडल पढ़ना है। तो इन सब का फोकस पॉइंट क्या है? ठीक है, किस बात में ये फोकस करते हैं, इनका संरचना क्या है? तो इसके जो मेन पॉइंट हैं वो एक ही रहेंगे, पर हर जगह उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे पहला फोकस पॉइंट, मुख्य बिंदु क्या होगा? तो मेमोरी लेवल पे पहला पॉइंट क्या होगा? मेमोरी लेवल पे ध्यान देना। अंडरस्टैंडिंग में फोकस पॉइंट क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना। रिफ्लेक्टिव पे क्या होगा पहला पॉइंट? थिंकिंग पे ध्यान देना। तो बाकी सारे पॉइंट्स इनके एक ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर सब जगह बदलेगा। स्ट्रक्चर बदलेगा क्योंकि मेन चीज क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फोकस उद्देश्य किस तरह के हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस मॉडल को बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस मॉडल में समस्या की उत्पत्ति, किस तरह की समस्या है, किस तरह की परिकल्पना है, किस तरह के स्टेप्स हम उसमें यूज करते हैं, किस तरह से हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, किस तरह से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, और किस तरह से निष्कर्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है इसमें इन चीजों की बात की जाएगी। किस लेवल पे? संरचना। उसके बाद इसमें क्या सामाजिक प्रणाली होगी, क्या मूल्यांकन होगा, क्या सहायक प्रणाली होगी। इनका हम लाइव क्लास में, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं लाइव क्लास में आपको बना के समझा दूंगी। ठीक है, जब इसका लाइव क्लास होगा तो इन तीनों मॉडल को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप अभी इनमें जो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप अपना मेमोरी लेवल ठीक कर लीजिए। लाइव क्लासेस में हम इनके जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट दिया है, थैंक यू मैविश। तो यहाँ पे हम तुलनात्मक विवरण कर रहे हैं। तो तुलनात्मक विवरण का मतलब क्या है? कि आपस में इनकी एक तुलना कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तुलना करना, राइट? तो हम यहाँ पे तुलना करके इसको पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या स्टेप हैं, इसमें इसके प्रतिपादक कौन है, इसके शिक्षण का स्वरूप कैसा है, उद्देश्य कैसा है, शिक्षक की भूमिका कैसी है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, किसने इस मॉडल को दिया, इसको याद कर लीजिए, चार्ट को, सारा मॉडल आपको याद हो जाएगा। तो पहला मॉडल हर्वर्ट ने दिया, अब दूसरा मॉडल मॉरिसन ने दिया, तीसरा बिगी एंड हंट ने दिया। दूसरा मॉडल में टीचिंग का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पे विचारहीन है, मतलब विचारों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, महत्वहीन है, विचारहीन है, सिर्फ और सिर्फ रटने की बात है। अब बोध स्तर पे विचारपूर्ण है, यहाँ पे चीजों को हम विचार करते हैं, और चिंतन के स्तर पे हम इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से विचार करते हैं।
अब उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, इसको हम रटकर याद करते हैं, इसको हम समझ के याद करते हैं, इसको हम स्वतः समस्या का समाधान निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या है, यहाँ पे टीचर का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, टीचर बताएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, अब चलो तुम लोग बोलो, तो ये क्या है, हस्तक्षेप हो गया। अब जनतांत्रिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, आप भी समझेंगे मैं भी समझूंगी, तो डेमोक्रेटिक हो गया। और जो चिंतन का है वो तो बिल्कुल ही उसमें कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। डेमोक्रेटिक में हम दोनों लोग मिलके जब काम करेंगे तो डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, और जब पूरी तरह से आप करेंगे तो उसको हस्तक्षेप रहित कहेंगे। फिफ्थ लेवल है शिक्षण का सिद्धांत कैसा होगा, तो शिक्षण का जो सिद्धांत है स्मृति स्तर पे यहाँ पे अनुशासन पे बहुत जोर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, अगर आप इस तरह के स्कूल्स में पढ़े हैं कि बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा देते हैं और एक बच्चा बीच में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला के पढ़ता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो यहाँ पे अगर अनुशासन नहीं होगा तो पता चलेगा आपस में मारपीट होने लगा, आपस में सारे बच्चे हुल्ला गुल्ला करने लगे। तो यहाँ पे मानसिक अनुशासन के साथ साथ वैसे भी अनुशासन पे स्मृति स्तर के शिक्षण में काफी जोर, क्योंकि रटना है, और रटने में क्या है, अगर जरा सा भी आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ तो आप नहीं रट सकते। ठीक है, सेकेंड है आपका समझ पे अत्यधिक आधारित है, और थर्ड हमारा यहाँ पे समस्या के समाधान पे फोकस करता है। 6 पॉइंट है कि कक्षा का परिवेश कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचना रहित रहता है, यहाँ पे सक्रिय रहता है, और ये अत्यंत नमनीय रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप आपस में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। मूल्यांकन का लेवल कैसा होगा, तो जो मेमोरी लेवल है वहाँ पे हम निबंध के प्रश्न पूछ सकते हैं, और बोध स्तर पे हम वस्तुनिष्ठ पूछ सकते हैं, निबंधात्मक पूछ सकते हैं, और चिंतन के स्तर पे हम परीक्षात्मक या निबंधात्मक पूछ सकते हैं। अब जैसे आपका जो एग्जाम है ये कैसा है, यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग और चिंतन दोनों को मिला के, ये तो खैर आपका तो पूरी तरह से तीनों चीज़ों को मिला के होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि तीनों लेवल उसमें इंक्लूड हो जाए। 8th लेवल है, यहाँ पे शिक्षण की युक्तियाँ, मेथड्स क्या यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम बच्चों को भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं या फिर व्याख्यान देते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न बताते हैं और उनका उत्तर प्राप्त करना सिखाते हैं। और चिंतन के लेवल पे सेमिनार, वर्कशॉप या फिर वाद विवाद होते हैं, जिसमें बच्चे अपनी अपनी जो उनकी राय होती है उसको रखते हैं, बताते हैं। 9 है पॉइंट आपका प्रतिपुष्ट, फीडबैक कैसे देते हैं, तो स्मृति स्तर पे बाहरी फीडबैक आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, मैंने अपने बच्चों को 10th तक उनको टेबल याद करा दिए, पहाड़े जिनको बोलते हैं, या उनको मैंने ग्रामर की चार ग्रामर की कोई चीज़ें करा दी, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अब आपसे मैंने कहा चलो मेरे बच्चे से पूछो ये वाली पोएम उसको याद है या नहीं है, तो एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, और चिंतन के लेवल पे पूरी तरह से आंतरिक तरीके का हम यहाँ पे फीडबैक लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैं किसी और से नहीं पूछूंगी, आपसे ही पूछूंगी कि बताओ किस तरह की फीडबैक है, तो फीडबैक यहाँ पे किस तरह की रहती है। शिक्षार्थी की भूमिका क्या है, तो सीधी सी बात है, जब शिक्षण का स्वरूप विचारहीन है तो ये महत्वहीन हो ही जाएगी शिक्षार्थी की भूमिका, क्योंकि शिक्षार्थी यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैसिव मोड में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव है। तो जब बच्चा पैसिव मोड में है, वो सक्रिय ही नहीं है क्लास में, तो उसकी भूमिका जो है वो कैसी हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएगी। ठीक है, ये आ रहा है बार बार। उसके बाद है हमारा अवबोध स्तर। अब अवबोध का जो स्तर है, आप देखेंगे कि यहाँ पे शिक्षार्थी है सहभागी, यानी कि डेमोक्रेटिक है। देखो यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब, जनतांत्रिक का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था, दोनों लोग मिलके काम करते हैं। तो अगर हम इस चीज को यहाँ से कनेक्ट करें तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, सहभागी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये विचारहीन था तो ये महत्वहीन हो गया। अब यहाँ पे ये सर्वोच्च है तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी स्टूडेंट की। तो इस तरह से आप इनको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही प्यारा सा चार्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगे और भी यूनिट में आपका काम आएगा। इसको प्लीज प्लीज पूरी का पूरा याद कर लीजिएगा, और अच्छा होगा कि इसको नोट्स में दिया है ना तो इसको प्रिंट करके अपने टेबल पे रख लें।